स्पर्म फ्रीजिंग बेसिकली एक बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है बिकॉज अनलाइक एग फ्रीजिंग, क्योंकि एग फीमेल जो ओवरी है वो ऑब्वियसली पेल्विस के अंदर है, इट्स एन इंटरनल ऑर्गन। तो समय से बिल्कुल जैसे तुरंत कई बार पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं और एंड दे एक्सपायर, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट these things do happen. That is also a very short window जब आप टेस्टिकुलर एस्पिरेट कर सकते हैं। और कम स्पर्म काउंट में कुछ हद तक मेडिकेशन, कुछ हद तक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF, ICSI ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर, जब फर्टिलिटी की और कंसीव करने की बात आती है तो एग फ्रीजिंग के साथ साथ जो स्पर्म फ्रीजिंग वाला प्रोसेस है, आजकल लोग उसको भी बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। सो ये क्या है, कैसे होता है और उसका पूरा प्रोसेस किस तरह का होता है, कितना खर्चा आ सकता है और जो मेल है उनको पहले से किस तरह की तैयारी करनी होती है? स्पर्म फ्रीजिंग बेसिकली एक बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है बिकॉज अनलाइक एग फ्रीजिंग, क्योंकि एग फीमेल जो ओवरी है वो ऑब्वियसली पेल्विस के अंदर है, इट्स एन इंटरनल ऑर्गन। तो उससे आपको एग्स को फिजिकली रिमूव करना है। सो पहले आप एग स्टिमुलेट करते हैं फीमेल के, व्हेन a number of eggs are stimulated, then you physically remove them out of the body through a transvaginal scan, और उसके ऊपर एक नीडल लग के जो टिपिकली एक ओवम पिकअप होता है। पर मेल का बिकॉज दे कैन इजैक्यूलेट, प्रोड्यूस द स्पर्म एंड गिव इट फॉर फ्रीजिंग, सो इट्स अ रिलेटिवली मच ईजियर प्रोसेस। एक तो ये है कि किसी भी तरह की फ्रीजिंग की कोई इंडिकेशन होनी चाहिए, देयर शुड बी अ रीजन फॉर यू टू डू इट। यूजुअली जिन लोगों को कोई मेडिकल कंडीशन होती है, अनफॉर्चुनेटली किसी को किसी तरह का कोई कैंसर हो गया, कोई कीमोथेरेपी वगैरह यूज़ करनी है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती है जब आप स्पर्म फ्रीज कर लेते हैं कीमो या रेडियो लेने से पहले। देन पीपल हु आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, स्पेशली जो जिनका जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो कई कई सालों तक या लंबे समय तक बाहर रहते हैं, और फीमेल की एज इज़ ऑल्सो कैचिंग अप एंड दे वांट सम सॉर्ट ऑफ अ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई इंडिकेशन है तो स्पर्म फ्रीजिंग एक बहुत आसान तरीका है। The male just has to have an abstinence of a couple of days and then ejaculate, produce the sperm and give it to the laboratory, who will then clean it and sort of जिसको कहते हैं sperm wash करके उसको freeze कर सकते हैं। nascent semen भी freeze हो सकता है, पर wash के बाद freeze करना is a much easier option। और जिस समय से आपने freeze किया उस समय से लेकर जब तक आपने thaw करना है उस sample को, वो उसी स्टेट में सस्पेंडेड रहता है एट -160 डिग्रीज, और वो यूजुअली थॉ करने के बाद कुछ बिट ऑफ कोर्स क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, पर काफ़ी हद तक अ फेयर अमाउंट ऑफ स्पर्म इज रिट्रीवेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली इन द केस ऑफ समबडीज डिमाइस, अगर समय से बिल्कुल जैसे तुरंत कई बार पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं और एंड दे एक्सपायर, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट these things do happen. That is also a very short window जब आप टेस्टिकुलर एस्पिरेट कर सकते हैं और उस स्पर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं पोस्टमसली। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल और एथिकल इश्यूज हैं, which really this is not the window to discuss, but since we were discussing of a freezing scenario, so I mentioned this। पर स्पर्म फ्रीजिंग रिलेटिवली मच ईजियर। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लेबॉरेटरी फ्रीज करेगी वो मेल पार्टनर के वायरल मार्कर्स, उनके सर्टन इन्वेस्टिगेशंस, एक प्री टेस्टिंग कि स्पर्म काउंट क्या इतना है कि इसको हम फ्रीज करके विल बी अचीविंग समथिंग। और फिर एक सिनेरियो ऐसा भी होता है जब मेल एजोस्पर्मिक होता है, जब बिल्कुल ही सीमन नहीं कंटेन करता स्पर्म्स को, तो ऐसे लोगों में भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें टेस्टिस के अंदर से स्पर्म एस्पिरेट किया जा सकता है अगर टेस्टिकुलर स्पर्म अवेलेबल है। कई बारी अनफॉर्चुनेटली जब बिल्कुल ही द डैमेज इज़ वेरी वेरी अर्ली इन चाइल्डहुड, जैसे मम्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गई, कई लोगों को ट्यूबरकुलर डैमेज, कईयों का पिट्यूटरी हाइपोगोनाडिज्म है, या हार्मोनल वो ठीक नहीं है इतना कि टेस्टिकुलर फंक्शन एस्टैब्लिश हुआ हो, या कई लोगों की टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स ही नहीं होते, तो दे जस्ट हैव दोज सेल्स जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं होते, इन विच केस स्पर्म डोनेशन इज़ एन ऑप्शन। पर हर सिनेरियो में कम स्पर्म काउंट में कुछ हद तक मेडिकेशन, कुछ हद तक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IVF, ICSI ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। इनफैक्ट
अब तो मेल फैक्टर वरी ही नहीं करता, बिकॉज इवन अप टू काउंट्स एज लो एज एन ओकेजनल स्पर्म इन द सीमन, उसी स्पर्म से प्रेगनेंसी की जा सकती है। फिर टेस्टिकुलर स्पर्म से भी प्रेगनेंसी की जा सकती है। हालांकि टेस्टिकुलर स्पर्म से प्रेगनेंसी करना मे नॉट बी एज ईजी एज विद द सेमाइनल स्पर्म, पर डेफिनेटली की जा सकती है। एंड इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं मिले तो डोनेशन इज एन ऑप्शन। हालांकि अब स्टेम सेल की यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है टू ट्राई एंड ओवरकम दिस segment of people जिनका testicular sperm नहीं बन रहा. How effective it will be, this will be something which science and time has to tell us. पर almost everything has a solution.